नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय विकास सर में मैं विकास दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपके 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक मोस्ट क्या उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रन नहीं कर सकती, आप इतना कह सकते हैं। उस टॉपिक का डिस्कशन मैं करने वाला हूं और बहुत ज़्यादा आपकी जो केमिस्ट्री का रूल है केमिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक का, उसको भी समझने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इसको कंप्लीट आपको समझ में आए और इसके लिए आपको ज़्यादा समझ में आए, बहुत ज़्यादा समझ में आए, इसके लिए कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं जल्दी से, ज़्यादा समझ ना जाया करते हुए। मैं बार बार आपसे ये नहीं कहने वाला कि नहीं आइए मेरे को शेयर करिए, मेरे को ये करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बड़ा दिल है, आप करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको बेहतर लगेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप वीडियोस को शेयर करेंगे, आप नोटिफिकेशंस बेल को भी प्रेस करेंगे। वो तो करेंगे ही जब बेटर लगेगा, जब मैं आपको डेली उपलब्ध रहूँगा, जब आपके लिए टॉपिक समझ में आने लगेगा, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो बेशक आप करेंगे। आइए रिएक्शन मैकेनिज़्म की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, रिएक्शन मैकेनिज़्म होता क्या है, इसकी शुरुआत करते हैं। आइए मैं आपसे बात करता हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज़्म जो होती है उसमें कुछ हमारे पास ऐसे कह सकते हैं, कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें R2P हो रहा है। R का मतलब रिएक्टेंट है बेटा, ये यहाँ रिएक्टेंट है हमारे पास और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। बेसिकली जो हमारे इनिशिएटर, जो बच्चे इनिशिएट कर रहे हैं, पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं, सिर्फ मैं उनकी यदि बात करूं तो इतना मुझे समझ आता है, इतना मैं जानता हूं, वो यह भी पूछ सकते हैं कि सर रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शन क्या होता है। मैं तोड़ दिया इसको, एक्शन देन रिएक्शन, लॉजिक सी बात है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसमें के अंदर, उसमें ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाता है या बहुत सारे और भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे। तो हाउ रिएक्टेंट चेंज टू द प्रोडक्ट, there will be involvement of steps. What steps involving, what steps there are involving to convert from reactant to product is known as, and also what process is going on, व्हाट स्टेप्स, बहुत सारे, जैसे मैं आपसे पिछले टर्म में भी चर्चा किया था, थोड़ा समय बाद भी किया था कि आपने एडमिशन लिया, आपका रिज़ल्ट आया, ऐसे ही आ गया। कितना पापड़ बेलने पड़े आप लोगों को। 9th में एडमिशन लिया था, 10th पास हुए, 11th में आए, 12th में आए, या आगे जो भी जिस लेवल पे। मैं आपके लिए एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये समझना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला कैसे, उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उनका डिटेल में डिस्कशन करना, उसको तोड़ना, एक स्टेप में रिएक्शन हुआ है या मल्टी स्टेप में हुआ है, एलिमेंट्री स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं या मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन जिस तरीके से भी चेंज हो रही या सीधे सीधे इसी फॉर्म में हमसे रिएक्शन होती है, या रेस जीतने के लिए मुझे रूप बदलना पड़ता है। पढ़ने के लिए हम सोते समय भी पढ़ सकते हैं, या नहीं पढ़ने के लिए हमें अलर्ट होना पड़ता है। ठीक वैसे आप इसी डिटेल को जानेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। थोड़ा सा डीप में समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। सो द स्टडी ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग the change of reactant to product
द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज़ नोन एज रिएक्शन मैकेनिज़्म। इसके अलावा भी आप लोग अच्छी अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई नई पुरानी चीज़ किसी दूसरे में चेंज हो रही होती है, सो ये चेंज जो हो रहा है यही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन का सेंस क्या है? द चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। सो जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के बाद कुछ नया बन रहा है, और जो नया फॉर्मेशन हो रहा है, नई जो फॉर्मेशन हो रही दोस्तों, उसी में वही केमिकल चेंज है। वो केमिकल चेंज है कैसे हो रहा है, उस केमिकल चेंज को परफॉर्म होने में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट घटना घट रही है कि मान लीजिए यहाँ पर एक मैं फिगर आपको एक ग्राफिकल डायग्राम दे देता हूँ और आप उससे समझने का प्रयास करिए। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन नहीं करता। ऐसे एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग समझ लीजिएगा। जो बच्चे जानते हैं उनकी बात ठीक है, नहीं जानते हैं, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है हाई एनर्जी स्टेट। और हाई एनर्जी वो भी कौन सी? एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होती है। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये स्टेट स्टेबल स्टेट होती है, लो एनर्जी की होती है, लो एनर्जी। और जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो हाई एनर्जी और वेरी वेरी रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल है, वेरी रिएक्टिव है, एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट आप हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी सिस्टम हो, रिएक्शन भाई साहब होती तो हाईली एनर्जेटिक स्टेट में ही है। इसके लिए मैंने बात भी की है आपसे, इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 90 100 समथिंग, वांट टू बी अ टॉपर। लेकिन फिर वही एक नई चीज़ यहाँ सीखने वाले हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मैं आपको वो नॉलेज अभी नहीं दे रहा हूँ कि मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का कैलकुलेशन सिखाऊं, मैं बोहर का रेडियस सिखाऊं, एटॉमिक रेडियस। अरे यार, एटम पता नहीं है हमको और हम बोहर रेडियस की बात करने लगे। बात समझिएगा मेरी, सारी चीज़ें ले चलेंगे, आपको टॉप क्लास का नॉलेज देंगे, लेकिन मैं पहले बेसिक नॉलेज को आपके लिए प्रोवाइड, जिनके लिए जो बिगिनर है हमारे, जो बच्चे इनिशिएट कर रहे हैं, 11th की इनिशिएट क्लास होती है, उसमें पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखिए कि बड़ी चीज़ आपको अपने आप से आ जाए। आइए, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक वन लाइन के अंदर हम बता सकते, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसको दोस्तों एक बात और दूसरे तरीके से भी हमने समझाया है। इसको कैसे समझा सकते हैं? इसको ऐसे समझा सकते हैं कि यदि आप रेस जीतना चाहते हैं और आप रेस या आप नौकरी पाना चाहते हैं और उसका बैरियर बनाया गया है कि जिनके मार्क्स, या किसी ने बनाया कि 90% जो पा जाएगा उसी का इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, या आपको ये रिक्वायरमेंट रख दिया, सीबीएसई ने एक बार कहा था कि 75% जिनका अटेंडेंस होगा, 90% होगा, 75% होगा, जिनका 75% अटेंडेंस होगा वो एलिजिबल नहीं है। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ड्रेस कोड रखा था, जो नहीं फॉलो किया होगा वापस आ गए होंगे। किसी भी एग्ज़ाम को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर एक बैरियर बनाया जाता है
कि भाई ये पार कर लोगे तो ये हो जाएगा। सो एक एनर्जी बैरियर होता है ये, एनर्जी बैरियर। सो मिनिमम अगर 90%, जबकि कह देता है कि मिनिमम 90% चाहिए ही चाहिए, मीन्स इतना तो आपको एलिजिबिलिटी है, इतना नहीं होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं हैं। बात समझ गए कि किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो वह रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्शन में पार्ट मीन्स रिजल्ट को ओरिएंट नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं बनेगा उसमें। होता क्या है कि हम लोग जैसे पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 70 23 होता है, आप 22 पे कहाँ पास होते हैं, बस ऐसे ही समझने की ज़रूरत है। 22 मतलब लेस देन थ्रेशोल्ड, पास होने के लिए मिनिमम 33 होना ही चाहिए। सो व्हेन यू रीच अप टू 33 यू विल पास। क्रॉस द 60 फर्स्ट क्लास, क्रॉस द 75 डिस्टिंक्शन, ऑनर, समथिंग समथिंग। सो आप थ्रेशोल्ड को समझ गए होंगे कि वह मिनिमम एनर्जी, तो वो मिनिमम एनर्जी क्या है, इसी को हमने क्या बनाया होता है, एनर्जी बैरियर। इसी को हमने एनर्जी बैरियर बनाया होता है। मतलब इससे कम होगी, अगर यहाँ नहीं है मॉलिक्यूल तो रिएक्शन नहीं होगी। अब बेटा मान लीजिए तुम्हारे पास इतनी थी, ठीक, इतनी एनर्जी थी। ऐसा तो होता नहीं किसी के पास कोई एनर्जी नहीं होती, सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। कुछ एनर्जी है हमारे पास और कुछ की ज़रूरत है, थोड़ा सा है, थोड़े की ज़रूरत है। आपको गाना याद आ गया होगा, थोड़ा सा है और थोड़े की ज़रूरत है। सो ये एनर्जी, ये हम क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको एडिशनल एनर्जी दे देते हैं। जैसे आपका कोई मित्र पढ़ाई नहीं करता, या हमारे बच्चे कुछ डीमोटिवेट हो जाते हैं कहीं से, या गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, इंड्यूस कर देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। अरे मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, उसने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, वो इंटर के बाद आईआईटी में नहीं जा पाया। ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट में यदि आप आईआईटी नहीं जा पाए तो आप आईआईटी नहीं जा सकते। आईआईटी जाने के कई सारे तरीके हैं, आईआईटी आपको बहुत सारे मौके देगी। आईआईटी फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आईआईटी इसमें नहीं हुआ तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं। आईआईटी जाने के और भी तरीके हैं, ठीक, उस पर चर्चा कभी करेंगे आपसे। सो कई बच्चे आईआईटीज़ में हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। सो इतनी एनर्जी थी हमारे पास पहले से, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी। उतनी नहीं थी हमारे पास जितनी रिएक्शन के रिक्वायर्ड थी दोस्तों। तो रिएक्शन, वहाँ जहाँ रिएक्शन हो रही है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई। और वो जो एनर्जी प्रोवाइड कराई है, उसी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी। अर्थात हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव द थ्रेशोल्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रीच अप टू इट्स थ्रेशोल्ड। मतलब अपनी उस मिनिमम एनर्जी पर पहुंचने के लिए जो रिएक्शन में पार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वहाँ तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी। समझ रहे हैं मेरी बात, कि हमको मेन एनर्जी कौन सी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिस पर रिएक्शन होगी। लेकिन हम थ्रेशोल्ड पर नहीं है, हमारा सिस्टम थ्रेशोल्ड पर नहीं है, तो फिर भाई वहाँ जाना ही होगा। ये आपके लिए पॉजिटिव सेंस है। यदि केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको इतना टाइम देना ही होगा तो फिर देना ही होगा। जो लोग ये बात की गारंटी लेते हैं कि नहीं ठीक है मैं करा दूंगा, हाँ कराएंगे हम ही। कैसे? बूस्ट करेंगे आपको, हम आपको बूस्टअप करेंगे, हम आपको पुश करेंगे, हम आपको इंड्यूस करेंगे, हम आपको प्रेरित करेंगे।
और आप कर जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई ना कोई किसी के लिए तो माध्यम बनता ही है, कहते भी हैं किसी न किसी का तो हाथ होता ही है। हो सकता है हम उसका हाथ बन जाए आपका, हो सकता है आपके कोई और सर बन जाए, कोई ना कोई तो सबके पीछे होता है। किसी ने, और ज़माना बदल गया है, कोई कहता है किसी का हाथ है, कोई कहता है किसी का हाथ है, ये तुम्हारी मर्जी जिसका हाथ कहो। तो the minimum amount of energy which is required to part in the chemical reaction, that is called threshold, and the minimum, the next फिर से the minimum energy required to reach up to threshold, minimum energy which is required to reach up to its threshold, that is called activation energy, अर्थात एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपको इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि कोई भी मॉलिक्यूल यदि रिएक्शन में पार्ट करना चाहता है तो उसको अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचना ही होगा। बिलो थ्रेशोल्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और यदि थ्रेशोल्ड पे, अब होता क्या है कि भाई थ्रेशोल्ड पे नहीं है, इसीलिए तो हम लोग अपनी केमिस्ट्री के अंदर कभी टेम्परेचर देते हैं, कभी प्रेशर देते हैं, कभी कुछ एडिशनल प्रोवाइड कराते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ये सब क्या है? यही तो है। जब मेरे पास एनर्जी नहीं होती है दोस्तों तो क्या करते हैं? हम एडिशनल लेते हैं। वी आर टेकिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डाइट। सो in the reactions you will provide the energy in the form of concentration, in the form of temperature, in the form of pressure, in the form of catalyst, in the form of something. So many other tasks are there जिनसे आप क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोवाइड कराते हैं, टक्कर कराते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कराते हैं। जनरली हम यहाँ आ गए तो, और अब मैं थोड़ी सी बात रिएक्टिविटी पे कर लेता हूँ। कौन रिएक्शन करता है, कौन नहीं करता है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्राउंड स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं होती, ग्राउंड स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं होती, ग्राउंड स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं होती, ग्राउंड स्टेट में कोई रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन एक्साइटेड स्टेट में ही होती है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी काम करना हो, जब तक आप, अच्छा ये स्टेट जो होती है, ये जो एनर्जी बैरियर है, ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ, कैसा है? अनस्टेबल है। मैंने कई बार समझाया होता है कि आप नीचे से जंप लगाइए और 6 फीट ऊपर आ जाइए, ठीक, मैं कहूँ स्टैचू, रुक जाइए, रुक जाएंगे आप? नहीं रुक पाएंगे। दैट इज़ द अनस्टेबल स्टेट, बट दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट। अगर ये बैरियर रखा गया है सिलेक्शन के लिए तो वहाँ जाना ही होगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। सो टू रीच अप टू इट्स थ्रेशोल्ड वो एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा सा ऑर्डर एक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी, या अनस्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी, कुछ ऐसी बातें हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऐसे समझिएगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ भी लीजिएगा। जो रिएक्टिव ज़्यादा होता है वो स्टेबल कम होता है, स्टेबल स्थिर, स्थिर कम होता है, स्थायित्व उसमें कम होता है। जो अनस्टेबल है वही रिएक्टिव है, जो पोलर है वही रिएक्टिव है। पोलरिटी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा एक और नई बात है, एंड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टिविटी। चार्ज भी, अब इसको मैं मोबाइल चार्जर से रिलेट कराता हूँ।
बहुत आसान है। अगर मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो आप बताइए कब वो वर्क करेगा? मोबाइल चार्ज नहीं है, वर्क करेगा? नहीं करेगा ना। जितना अच्छा चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। चार्ज पर रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। चार्ज है कोई भी हो, वी आर नॉट चार्ज्ड, हमारे अंदर एनर्जी कमी है और हम रेस जीत के आ जाएं, कहाँ से भाई आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे दोस्त, कतई नहीं आ पाएंगे। सो वी आर टेकिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डाइट मॉलिक्यूल, यू विल प्रोवाइड द एनर्जी। नहीं है पहुंचा देंगे, क्या करवाएंगे? कुछ तो कराएंगे ना। क्या कराते हैं? चार्ज डेवलप कराते हैं। सो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं। मतलब एक बात मुझे समझ में आ गई कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन गया है। एक बात तो साफ साफ समझ आ गई कि डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप लगे हैं। डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन गया, बस आया और रिएक्टेंट चेंज टू द प्रोडक्ट। हुआ बहुत कुछ है इसमें। क्या? अब इसको खोलना है हमको। मैं थोड़ी सी बात समझा देता हूँ कि सपोज करिए यहाँ पर पहले एक मॉलिक्यूल था A, दूसरा था B बॉन्ड C, इसने रिएक्शन किया, यहाँ बना A बॉन्ड B बॉन्ड C, और फिर से क्या हुआ? यह आ गया A बॉन्ड B प्लस C, ऐसे हो गया। चेंज दिख रहा होगा कुछ डायरेक्टली, मतलब यहाँ से यहाँ हुआ, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है सर, पहले ये चेंज हुआ होगा, पहले एक ऐसी स्थिति आई होगी, पहले ये अपने आप को अनस्टेबलाइज किया होगा, पहले ये चार्ज किया होगा, या ये चार्ज बॉडी है ये इसके साथ गई होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। चेंज होने के लिए कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसको हम ऑब्जर्व करे होंगे। कोई ये ट्रांजिशन फेज़ रही होगी। ट्रांजिशन फेज़ अनस्टेबल होती है, कुछ ही समय के लिए आती है, बहुत कम समय के लिए आती है। और आपको आपके ज्ञान के लिए बता दें कि ट्रांजिशन स्टेट सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में होता है। ट्रांजिशन टाइमिंग किसी की, अच्छा ये जीवन से भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर कुछ देर के लिए हमारे पास ट्रांजिशन फेज़ आया हुआ है, किसी के पास भी है, किसी की भी लाइफ में है, तो एक वो इंडिकेशन देता है क्या? कुछ नया होने वाला है। क्यों? आपकी रिएक्टिविटी वापस आ गई है भाई। इफ़ यू आर इन ट्रांजिशन स्टेट मीन्स यू आर मच रिएक्टिव, यू हैव मच मोर द अनस्टेबिलिटी, दैट्स वाई यू विल बी मोर रिएक्टिव। कैश कराइए उसको, आपके पास आइडिया आएगा, आपके पास रिएक्टिविटी करने की क्षमता, आपके बहुत सारे, क्योंकि दिमाग तो आपके पास सही है, बस अनस्टेबल है तो आपके पास एक पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए। अनस्टेबल है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ, कुछ बेटर कर सकता हूँ। करिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब आगे की बात अगर हम करें, अनस्टेबल मतलब रिएक्शन में जाने से पहले मॉलिक्यूल को अनस्टेबल होना पड़ेगा। और अनस्टेबल कैसे होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग से। बस अगली बात हम लोग अब सीखने वाले हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, जिसको हम लोगों ने सीखा हुआ है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड क्लीवेज के नाम से। बॉन्ड ब्रेकिंग को क्लीवेज, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बॉन्ड क्लीवेज की बात है। और बॉन्ड क्लीवेज ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आपने हमारे वीडियो को एंजॉय करा होगा। आप मेरे ख्याल से समझ भी रहे होंगे और आपको बातें समझ भी आई होंगी। अब मैं ज़रूर लास्ट में ये कहूँगा आपसे, यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है, आप इसको शेयर कर दीजिए। आप नोटिफिकेशंस के लिए, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।